हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कर चुके थे। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कर चुके थे। तुमने देखा था कि जो जे थॉमसन मॉडल था उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया ही नहीं था। फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड के मॉडल में हमने देखा कि उसने न्यूक्लियस के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन रही थी। क्या कि एक तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया था। दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। ये इसकी दो लिमिटेशन थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया था। तो उसको बताने के लिए फिर नेक्स्ट हम करेंगे बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IIT JEE में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसको देखो। तो बोर मॉडल ऑफ एटम में हम कुछ पॉस्टुलेट्स पढ़ेंगे, यानी कि इसने जो जो मेन फैक्टर्स उसके बारे में बताए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, वो हमने देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इसने बताया कि एटम हैज़ ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये तो कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये तो रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। सेकंड, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। क्या बताया इसने कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यानी कि एक फिक्स पाथ में वो रिवॉल्व करेंगे, जिसको उसने नाम दिया ऑर्बिट या फिर सेल। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये नहीं है कि किसी भी डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर रिवॉल्व करेंगे। उनका एक फिक्स पाथ होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है फ्रॉम न्यूक्लियस, और उसी फिक्स डिस्टेंस, उसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये हो गया। जैसे कि ये उसने क्या बोला कि ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट सेल, इन सेल्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया। फर्स्ट सेल को K बोल सकते हैं, इसको L, इसको M, ऐसे ही फोर्थ आ जाएगी N O, इस टाइप से। ये हो गया। अब नेक्स्ट, तो ये फिक्स ऑर्बिट कैसे निकाले जाते हैं कि कितने डिस्टेंस पे कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, उसके लिए बोर ने रूल्स भी दिए। उसको हम थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ेंगे। क्या रूल दिए उसने दिया क्वांटाइजेशन कंडीशंस, जिसको हम नाम देते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस। जैसे कि उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिटल्स में। मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिटल्स या फिर दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एंगुलर momentum
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी कि उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे कि अब एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, जिसमें mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। h यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो जिसके लिए mvr की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट उसने क्या बताया कि जो सेल्स होती हैं, जो डिफरेंट सेल होंगे, डिफरेंट ऑर्बिट होंगे, डिफरेंट सर्कुलर जो ऑर्बिट होता है उनकी फिक्स एनर्जी होती है। हर एक की एनर्जी क्या होगी, फिक्स एनर्जी होती है। हर एक सेल की फिक्स एनर्जी होगी। उसी के बेसिस पे उसने इन सेल्स को एक नया नाम दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। क्या नाम दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल नाम दिया, जो हम कर चुके हैं KLM। यानी कि हर एक सेल की फिक्स एनर्जी होती है और हर एक सेल की फिक्स एनर्जी होने की वजह से बोर ने उनको एक स्पेशल नाम दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। उस एनर्जी को फाइंड आउट कैसे किया जाता है उसके लिए भी फॉर्मूला दिया गया है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है -13.6 अपॉन में n²। यहाँ पे जो z² मैंने लिखा है वो है एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एक बाद में इसकी लिमिटेशन भी आएगी कि जो बोर मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बता पाया था जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बाकी यहाँ पे z² यूज नहीं हो रहा है। तो एनर्जी को निकालने का क्या फॉर्मूला दिया, -13.6 अपॉन n²। अब तुम्हें बोला जाए कि फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, E1 -13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। सेकेंड सेल की एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। थर्ड की पूछा जाए तो n की जगह पे 3 पुट किया जा सकता है। तो ऐसे हम हर एक सेल की, हर एक सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जो पोस्टुलेट है उसमें बताया बोर ने कि रेडियस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ एनी सेल या फिर सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड आउट करने का तरीका दिया उसने, Rn इज इक्वल टू A0 n² अपॉन z। यहाँ पे A0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.53। Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू में n² अपॉन में z²। तो अगर फर्स्ट की हमने रेडियस निकालनी है तो n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। सेकेंड सेल की रेडियस निकालनी है तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ये हो गया। ऐसे ही सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या आ गया, वेलोसिटी, यानी कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है उसको निकालने का तरीका। तो Vn यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल
इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6, ये कांस्टेंट है, अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम निकाल सकते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट हो गया Vn इज इक्वल टू V0 बाय n। V0 की वैल्यू तुम्हें पता है 2.18 इंटू 10⁻6, यानी कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट है इसका लास्ट, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खुद की कोई एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो एनर्जी होती है। कितनी होती है? जीरो एनर्जी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी हो जाती। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लिया हमने एनर्जी कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही होगी जितनी इस सेल की एनर्जी है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछा जाए यहाँ कितनी होगी, तो जितनी सेकंड सेल की एनर्जी है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। कहाँ पे जा सकता है? हायर एनर्जी। यहाँ की मान लिया हमने एनर्जी कितनी है E1, यहाँ की एनर्जी है E2। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल, और जहाँ पे वो जा रहा है वो कौन सा हो गया? हायर एनर्जी लेवल, यानी कि वो होगी एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जो इस इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से वो गेन जो उसने एनर्जी की थी उसको लॉस करके वापिस अपना लोअर एनर्जी लेवल में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में वापिस आ जाता है। तो ये सारे पोस्टुलेट्स थे जो बोर मॉडल ने हमें बताए थे। तो इनको अच्छे से लर्न करना है, साथ साथ नोट्स तैयार करने हैं। ओके।